हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हमारे लैब असिस्टेंट की एग्जाम के लिए रिवीजन सीरीज। और ये जो रिवीजन सीरीज है, इसके अंतर्गत हम प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक दिन MCQ लेकर आने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को जो हमारा आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स वाला टॉपिक है, जो जूलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है, उसके MCQ देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो MCQ हैं, ये आपको एग्जाम के टाइम के अंतर्गत आपके रिवीजन को बेहतर बनाने के लिए, इसके साथ साथ में आपकी तैयारी को परखने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इस कारण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ये वीडियो है ये लगातार पहुंचते रहें। साथ साथ में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे MCQ सेशन के बारे में। और आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा सेशन है, इसका जो पहला प्रश्न रहने वाला है, ये जो पहला प्रश्न है ये क्या है? देखो भाई, इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। इसमें पहला कथन दे रखा है कि एलील होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एलील होते हैं वो क्या होते हैं। हालांकि जब आपने टॉपिक को पढ़ा होगा उस दौरान देखा होगा कि एलील का मतलब होता है कि एक ही जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं, जो विपर्यासी स्वरूप होते हैं, उन्हें हम एलील कहते हैं। तो एलील का मतलब क्या होता है? देखो, एलील का मतलब होता है जीन के विपर्यासी स्वरूप। अब जैसे यदि हम देखें पादप की लंबाई, एक लक्षण देखें पादप की लंबाई, तो इसके दो रूप हैं। लंबेपन के लिए कैपिटल T और बौनेपन के लिए है स्मॉल t। तो ये इसके युग्म विकल्पी हैं। और एक जीन में दो युग्म विकल्पी होते हैं, तो उसके अनुसार ये कैपिटल T भी बन सकता है, कैपिटल T स्मॉल t भी बन सकता है, और स्मॉल t भी बने सकता है। इस कारण यह कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एलील होंगे वो हमेशा समान ही होंगे, ये अलग भी हो सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा है कि एलील होते हैं ये जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं, एक ही जीन के अलग अलग रूप होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। तो यह बात सही है। बाकी जीन केवल डीएनए में नहीं होते हैं, जीन हमेशा डीएनए से ही बने होते हैं। तो यह बात भी क्या है? गलत। और एलील होते हैं आरएनए में होते हैं, एलील आरएनए में नहीं होते हैं। एलील होते हैं जीन में, या जीन के रूप होते हैं। और जीन वास्तव में क्या होता है? डीएनए से बना होता है। इस कारण यह बात भी क्या है? गलत। तो इस कारण से जो पहला प्रश्न है, इसके लिए जो सही कथन है वो क्या हो जाएगा? एलील होते हो जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हम है उसको यदि हम देखें तो यह बोल रहा है कि सहप्रभुत्व का उदाहरण है। सहप्रभुत्व का मतलब है सहप्रभाविता, या जिसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। देखो, सामान्य तौर पर क्या होता है कि एक जीन के जो दो युग्म विकल्पी होते हैं, इनमें से एक होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। जब प्रभावी और अप्रभावी जीन के जो एलील हैं वो साथ साथ होते हैं, तो हमेशा प्रभावी जीन ही प्रकट होता है, उसके ही लक्षण होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि प्रभावी जीन ही दिखाई देता है।
सामान्यतया। लेकिन सहप्रभाविता का मतलब यह है कि जब दो अलग अलग दो युग्म विकल्पी हैं और यदि दोनों साथ साथ दोनों के लक्षण हैं साथ में प्रकट होते हैं, दोनों के लक्षण साथ में प्रकट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सह प्रभाविता। अर्थात दो एलील हैं, अपने लक्षण है साथ साथ प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करें कि रक्त समूह है, कौन सा है? रक्त समूह। इसके 3 एलील हैं, IA, IB, I0। यदि आपका IA और IB ये साथ साथ होते हैं, ध्यान से सुनना, ये प्रभावी है, ये भी प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो अगर IA और IB हैं, ये साथ साथ होते हैं, तो दोनों के लक्षण क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, दोनों अपना प्रभाव दिखाते हैं। और ऐसा किसमें होता है? AB रक्त समूह में। किसमें होता है भाई? AB रक्त समूह में। कहने का मतलब हो गया कि AB रक्त समूह में या ब्लड ग्रुप में, सीधा सीधा बोलें तो इसके अंतर्गत हमें सह प्रभाविता है वो दिखाई देती है। तो सह प्रभाविता का उदाहरण रक्त समूह में मिलेगा हमें। किसमें? AB और रक्त समूह में। मटर के रंग में भी नहीं मिलेगा, ऊंचाई में भी नहीं मिलेगा, त्वचा के रंग में भी नहीं मिलेगा। यह हमेशा रक्त समूह है। और कौन से रक्त समूह है? AB रक्त समूह है। और यदि हम रक्त समूह को जनरल बोले तो उसको बोलते हैं हम ABO रक्त समूह है। इसके अंतर्गत हमें सह प्रभाविता देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है भाई? देखो कि DNA प्रतिकृति होती है, उसे कहा जाता है वो अर्ध संरक्षी होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। इसका अर्थ क्या है? अर्ध संरक्षी से क्या मतलब है? देखो, अर्ध का मतलब होता है आधा और संरक्षी का मतलब हो गया है संरक्षण करना अर्थात बचाना। संरक्षण करना अर्थात बचाना। अर्थात आधा जो DNA होता है वो पुराना और आधा DNA होता है वो क्या होता है? नया। जैसे कि आप देखो, मान लो कि हमारे पास ये एक DNA है, ये एक DNA है और इस DNA का हमें क्या करवाना है? प्रतिकृतिकरण। तो सबसे पहले तो इनकी ये दोनों श्रृंखलाएं होंगी, ये अलग अलग हो जाएंगी और उसके बाद में DNA के 2 श्रृंखलाएं या DNA के 2 खंड बन जाएंगे, 2 DNA की कॉपियां बन जाएंगी। DNA की 2 कॉपियां बन जाएंगी। तो इसमें क्या होगा कि जो ये एक जो गुलाबी रंग वाली दिख रही है, ये तो आपके पुराने DNA से आई है और ये पीले रंग वाली जो बनी है एक तरीके से वो नई बनती है। तो कहने का मतलब जब भी DNA की प्रतिकृतिकरण होता है तो इसकी एक श्रृंखला होती है वो पुरानी होती है और एक श्रृंखला होती है वो नई बनती है। इसका मतलब आधा है वो पुराना और आधा नया, और इसी प्रकृति को कहा जाता है अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिकरण। इसे क्या कहा जाता है? अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिकरण कहा जाता है। तो पूरा नया DNA बनता है? नहीं भाई, एक पुरानी रहती है और एक नई श्रृंखला बनती है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? DNA का अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिकरण, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। जो 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि ओकाजाकी खंड होते हैं किसमें पाए जाते हैं? देखो,
जब डीएनए का क्या होता है, प्रतिकृतिकरण, डीएनए का क्या होता है, प्रतिकृतिकरण होता है, तो उस समय जैसे मान लो ये हमारे पास डीएनए है, तो ये 3' और इसका ये जो दूसरा सिरा होगा ये हो जाएगा 5', ये 3' हो गया और ये हो गया आपका 5' सिरा। जब इससे कॉपी बनेगी, नया डीएनए का खंड बनेगा, तो नया डीएनए का खंड हमेशा 5' to 3' की दिशा में बनता है। तो नया डीएनए का खंड बनेगा तो इस वाले स्ट्रैंड पर, जो पहला स्ट्रैंड है, इस पर यह लगातार बनता जाएगा ऐसे। यहां पर डीएनए का खंड बनेगा, वो ऐसे लगातार बनता जाएगा। किस तरफ से किस तरफ, 5' से 3'। इस दूसरी श्रृंखला पर जो डीएनए बनेगा वो किस तरफ से किस तरफ बनेगा, 5' से 3' बनेगा। तो इस तरफ से इस तरफ बनेगा, तो ऐसे कैसे बनेगा, छोटे छोटे खंडों के रूप में बनेगा। और ये जो छोटे छोटे खंड होते हैं इन्हें हम कहते हैं ओकाजाकी खंड। ये कौन से सिरे पर होते हैं, देखो इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और इसे कहा जाता है लेगिंग स्ट्रैंड। तो जिस डीएनए के स्ट्रैंड पर ओकाजाकी खंड बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो इसमें लेगिंग स्ट्रैंड पर सदैव क्या बनते हैं, आपके लेगिंग स्ट्रैंड पर सदैव क्या बनते हैं, ओकाजाकी खंड बनते हैं। याद आपको रखना है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उस दौरान बनने वाले छोटे छोटे खंड होते हैं उन्हें हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। और ये आपने डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान पढ़े होंगे। यहां पर हम उसको पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, शॉर्ट में इस कारण बता रहे हैं क्योंकि फिर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस कारण यहां पर हमारा मकसद है वो एमसीक्यू को सोल्व करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न को यदि हम देखें तो एक कथन दे रखा है ए कि ट्रांसक्रिप्शन नाभिक में होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना। किससे भाई, डीएनए से आरएनए बनना, इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये कहां होता है, नाभिक में। बिल्कुल सही बात है क्योंकि डीएनए कहां होता है, नाभिक में ही होता है। तो ये सही बात। और ये नीचे दे रखा है कि डीएनए वहीं उपस्थित होता है, डीएनए नाभिक में उपस्थित होता है, इसी कारण आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है वो भी कहां होता है, नाभिक में, कोशिका के न्यूक्लियस में ही होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये इस बात को पूर्ण रूप से साबित कर रही है कि ट्रांसक्रिप्शन नाभिक में क्यों होता है, क्योंकि वहां पर डीएनए पाया जाता है। तो ए बात अर्थात कथन भी सही है, आर भी सही है, कारण भी सही है, और आर है वो इस ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया है कि ए और आर है ये दोनों सही है और आर है वो सही व्याख्या करता है। तो बाकी के ये 3 ऑप्शन होंगे ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहां पर हम हर प्रकार के प्रश्न हैं वो देख रहे हैं। आप सभी लोगों को ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 6। और इस प्रश्न को यदि हम देखें, इसमें भी एक कथन दे रखा है कि एक्स लिंक्ड जो रोग होते हैं, एक्स संलग्न जो रोग होते हैं, अर्थात जिनके जीन होते हैं, जिन रोगों के लिए जो उत्तरदायी जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, वो पुरुषों में अधिक होते हैं। पुरुषों में क्या होते हैं, अधिक। क्यों दिखते हैं भाई, क्योंकि पुरुषों के पास जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स वाई। एक्स गुणसूत्र केवल कितना है,
1, और इस 1 पर भी यदि रोगी जीन आ जाएगा तो इसमें तो वो लक्षण दिखाई देगा ही देगा। महिलाओं में क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि महिलाओं के पास 2 X गुणसूत्र होते हैं। यदि एक भी रोगी X हो जाएगा, एक अगर रोगी जीन X पर है तो दूसरा तो सामान्य है ना, तो दूसरे की उपस्थिति में वो दब जाएगा, और पुरुषों में दबाने वाला कोई है ही नहीं। एक ही X गुणसूत्र था, उस पर ही रोगी जीन आ गया। तो इस कारण से X से सहलग्न जो रोग होते हैं वो पुरुषों में अधिक दिखाई देते हैं। ये पहले वाली बात बिल्कुल सही है। आर दे रखा है कि पुरुषों में 2 X गुणसूत्र होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है XY, तो X गुणसूत्र केवल कितना होता है? 1, तो 2 तो नहीं होते। 2 किस में होते हैं? महिलाओं में होते हैं। अर्थात इसमें जो A है वो तो सही है, लेकिन R है वो क्या है? गलत। तो A और R दोनों सही हैं? नहीं। A और R दोनों सही हैं? ये भी नहीं। A सही है, R गलत है, ये बिल्कुल सही बात है, और ये नीचे वाला भी गलत। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अर्थात कथन सही है और कारण क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर का जो प्रश्न है, यदि इसको हम देखते हैं तो ये बोल रहा है कि डीएनए है। ध्यान से सुनना, किसके लिए बोल रहा है? डीएनए। उसकी जो बेस पेयरिंग होती है उसका सही संयोजन क्या है? डीएनए के अंतर्गत जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और जो आपस में जुड़ते हैं, उसका सही जो संयोजन देखने को मिलेगा वो कैसे होगा? तो हमें पता है कि डीएनए में एडेनिन सदैव किससे जुड़ता है? थाइमिन से। ग्वानिन सदैव किससे जुड़ता है? साइटोसिन से। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो ये भी सही है बात और ये भी सही है। कहने का मतलब एडेनिन सदैव किससे जुड़ेगा? थाइमिन से, सही बात। ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से, सही बात। यूरेसिल किससे जुड़ेगा? एडेनिन से। ध्यान से सुनना, पहली बात तो डीएनए में यूरेसिल होता ही नहीं है, तो ये बात गलत हो गई है, क्योंकि ये डीएनए के लिए पूछ रहा है। अगर आरएनए के लिए पूछता तो ये बात बिल्कुल सही होती, क्योंकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल। तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता, तो यूरेसिल किससे जुड़ता? फिर एडेनिन से जुड़ता। लेकिन डीएनए के लिए ये बात गलत हो गई। इसका मतलब ए और बी है वो सही है, ए और बी सही है, बाकी गलत है। तो यहां पर देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से सुनना। ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन ये है कि केवल ए और बी है वो सही है। ए बी सी सही थोड़ी है, सी गलत हो गया। केवल बी थोड़ी सही है, ए बी सही है। केवल सी सही है, नहीं भाई। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि ए और बी है वह क्या है? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। लिंकेज जो होता है उसको तोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी है? लिंकेज का कहने का मतलब होता है सहलग्नता, और सहलग्नता का मतलब क्या होता है कि मान लो ये एक गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र पर कोई जीन है। भाई गुणसूत्र होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे जीन पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर गुणसूत्र तो होते हैं कम, जीन होते हैं ज्यादा। इसका मतलब एक गुणसूत्र पर बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, और एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सहलग्न जीन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सहलग्न जीन। और इस घटना को कहा जाता है सहलग्नता, लिंकेज। सामान्य तौर पर क्या होता है कि जब युग्मक बनते हैं या माता पिता से जो गुणसूत्र होते हैं ये संतति में जाते हैं, तो जैसे वो गुणसूत्र जाएगा उसके साथ में उपस्थित सारे के सारे जीन हैं वो साथ साथ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये गुणसूत्र यदि जाएगा तो इसके जीन भी साथ साथ ही जाते हैं,
सामान्य तौर पर, लेकिन ये अलग कब हो सकते हैं, इनकी सहलग्नता कब टूट सकती है? ये टूटती है एक घटना के कारण से। ये दोनों जीन देखो साथ जाने की संभावना इनकी ज्यादा है। क्या ये अलग हो सकते हैं? क्या अलग हो सकते हैं? कौन सी घटना के कारण से? क्रॉसिंग ओवर की घटना के कारण से। और यह सबको पता होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसकी जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, उसकी जो पेकाइटिन अवस्था होती है, उसके अंतर्गत समजात गुणसूत्र होते हैं, इनके मध्य में जीन विनिमय हो जाता है, और जिसके कारण से ये जीन एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर बदल सकते हैं, और इसी कारण से यह सहलग्नता भंग हो सकती है। तो सहलग्नता किससे भंग होती है? क्रॉसिंग ओवर के कारण से भंग होती है। माइटोसिस से भी नहीं होती, ट्रांसक्रिप्शन से नहीं, ट्रांसलेशन से नहीं, किससे होगी? क्रॉसिंग ओवर से। और क्रॉसिंग ओवर के दौरान जीन बदल जाते हैं, और इसी कारण से ये जीन हैं, इनकी सहलग्नता टूट सकती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपको देखने को मिलने वाला है। यह बोल रहा है कि एक हेट्रोजाइगस अर्थात विषम युग्मजी व्यक्ति है, जिसके लिए जो संरचना है वो दे रखी है कैपिटल ए स्मॉल ए, और यदि इसका टेस्ट क्रॉस करने पर परिणाम होगा, टेस्ट क्रॉस कराएं तो इसका परिणाम क्या होगा? देखो भाई, देखो एक व्यक्ति है जिसके लिए दे रखा है कैपिटल ए स्मॉल ए, और यदि इसका हम परीक्षण संकरण कराते हैं, क्या करवाते हैं भाई? परीक्षण संकरण। टेस्ट क्रॉस आपको याद होगा, परीक्षण संकरण याद होगा, उम्मीद है आपको, कि जब किसी आपको अनजान पादप या अनजान, क्योंकि यहां पर व्यक्ति दे रखा है तो व्यक्ति मान लेते हैं, उसका संकरण हम समयुग्मजी अप्रभावी के साथ करवाते हैं। समयुग्मजी क्या होता है? अप्रभावी होता है, उसके साथ यदि हम करवाते हैं तो इसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। तो इसका क्या करवाएंगे हम? परीक्षण संकरण किसके साथ? समयुग्मजी अप्रभावी अर्थात स्मॉल ए स्मॉल ए। इससे जो युग्मक बनेंगे उसमें कैपिटल ए आएगा, स्मॉल ए आएगा। इससे जो युग्मक बनेंगे इसमें पहला भी स्मॉल ए, दूसरा भी स्मॉल ए, और यदि इनका संकरण होगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, और स्मॉल ए स्मॉल ए। कहने का मतलब जो दो होंगे वो होंगे आपके विषम युग्मजी, और दो होंगे वो होंगे समयुग्मजी। तो यदि 2 को 2 काटे तो 1:1 आ जाता है। तो कहने का मतलब यदि हम हेट्रोजाइगस व्यक्ति का टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो उसका परिणाम हमें 1:1 प्राप्त होगा। आप बोलोगे 2:2, तो अनुपात का मतलब उसका छोटे से छोटा रूप होना चाहिए, तो 2 से कट सकता है, इस कारण 1:1 हो जाएगा। इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है? सिंपल सा एक प्रश्न है कि स्टॉप कोडोन कौन सा होता है? स्टॉप कोडोन। जब हम आनुवांशिक कोड की बात करते हैं तो कितने होते हैं भाई? 64। आनुवांशिक कोडोन कितने होते हैं? 64। कितने के कॉम्बिनेशन से बनते हैं? त्रिक होते हैं, 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम से ये बने होते हैं। इनमें से जो आपका एक आनुवांशिक कोड होता है जिसे हम बोलते हैं AUG, ये तो होता है आरंभन कोड। ये तो कौन सा होता है? आरंभन। इसके अलावा UAA, UAG, UGA, ये 3 होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं समापन कोड। ये बोल रहा है कि निम्न में से समापन कोडोन नहीं है, कि 4 कोड दे रखे हैं आनुवांशिक कोड, इनमें से समापन कोड कौन सा नहीं है? तो देखो UAA समापन कोड है, UAG समापन कोड है, UGA समापन कोडोन है। ये 3 तो समापन कोडोन है। AUG समापन कोड नहीं है, बल्कि क्या है?
आरंभन कोड है, प्रारंभन कोड होता है। तो ये हो जाएगा इसके लिए कि यह आपका स्टॉप कोडोन नहीं होता। तो ये सारे के सारे प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और ये मिलान करने वाला प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मिलान करने वाला, जिसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। कॉलम फर्स्ट में दे रखा है एम आरएनए, और एम का मतलब होता है हमारा मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर है इस कारण ये सूचना लेकर आएगा, तो ये आ जाएगा सूचना ले जाता है। फिर है टी आरएनए, टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए अर्थात स्थानांतरण आरएनए, और ये क्या करवाता है? एमिनो अम्लों का स्थानांतरण करवाता है। आर आरएनए ये किसका निर्माण करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है। तो ए के साथ कौन सा मैच होगा? 2 नंबर, तो ए के साथ 2 नंबर मैच हो गया। बी के साथ 1 नंबर, और सी के साथ 3 नंबर। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बाकी क्या होंगे? गलत। तो यदि मैच करने वाला प्रश्न है तो इसमें आपको पहले देखना है ध्यान से, और उसके बाद में ऑप्शन में से उनको चुनना है। और ऐसे प्रश्न भी एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं, तो विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, और ये जो प्रश्न है ये देखो आप कि न्यूक्लियोटाइड, सब जानते होंगे डीएनए की संरचना होती है, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना होती है, उसके अंतर्गत न्यूक्लियोटाइड बनते हैं कि घटक कौन कौन से होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड जब बनता है तो वो बनता है हमारी पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फॉस्फेट समूह। ये 3 चीज जब मिलती हैं तो उससे आपका क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो देखो भाई, शर्करा प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इनसे न्यूक्लियोटाइड बनता है। शर्करा और प्रोटीन से नहीं बनता, फॉस्फेट और प्रोटीन से भी नहीं बनता, केवल डीएनए से भी नहीं बनता। डीएनए वास्तव में न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, तो डीएनए का तो कोई सवाल ही नहीं। इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए शर्करा अर्थात पेंटोज शर्करा, फिर फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इनसे मिलकर हमारा क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दे रखा है कि डीएनए में एडिनिन होगा, वो थाइमिन से जुड़ेगा, अभी हमने पढ़ा था, और 2 हाइड्रोजन बंध होंगे। ग्वानिन होगा वो साइटोसिन से जुड़ेगा, और ये 3 हाइड्रोजन बंध होंगे। का जो ये अनुपात होता है किस नियम से संबंधित है? कौन सा नियम है जो बताता है कि इनका अनुपात होगा वो समान होगा, इनका अनुपात होगा उसका मान 1 होगा? ये कौन सा नियम बताता है? तो ये नियम बोलता है हमारा चारगाफ का नियम। कौन से वैज्ञानिक थे? चारगाफ, और चारगाफ के नियम के अनुसार ऐसा बताया गया है। तो मेंडल भी नहीं होगा, चारगाफ होगा, हार्डी विनबर्ग भी नहीं होगा, मॉर्गन भी नहीं होगा, तो चारगाफ का नियम ऐसा बोलता है। सिंपल सा एक प्रश्न था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 14। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने वाला प्रयोग, अर्थात ऐसा कौन सा प्रयोग था जिसने यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है? देखो, इसके लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए थे। आपने ग्रिफिथ के प्रयोग वगैरह पढ़ेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया गया था, मैक्लियोड वगैरह वाले प्रयोग पढ़े होंगे। लेकिन एक प्रयोग था जिसे हम बोलते हैं हर्शे और चेस का प्रयोग। हर्शे और चेस का प्रयोग जिसने यह सिद्ध किया था पूर्ण रूप से कि आनुवांशिक पदार्थ होता है वही क्या होता है, सॉरी डीएनए होता है वही क्या होता है आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है। ऐसा पूर्ण रूप से किसने सिद्ध किया था? हर्शे एवं चेस के प्रयोग ने। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15। न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है? जब हम डीएनए की पैकेजिंग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है
एक कोशिका में लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए, और कोशिका का आकार उसकी तुलना में बहुत कम है। इसका मतलब यह हो गया कि डीएनए की पैकेजिंग पाई जाती है। डीएनए हमारा कौन सी प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा होता है? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन। और ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसके 8 इकाई मिलती हैं, 8 इकाई। इस कारण उसे बोलते हैं हम हिस्टोन अष्टक। जैसे ये मान लो ये आपका हिस्टोन अष्टक है, और इसके चारों तरफ आपका डीएनए लिपटा हुआ है ऐसे। तो इनके मिलने से, कहने का मतलब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है और ये हमारा क्या है? डीएनए है। इन दोनों के मिलने से जो संरचना बनी है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। तो डीएनए और आरएनए के मिलने से नहीं बनती है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से आपकी न्यूक्लियोसोम की संरचना बनती है। आरएनए और प्रोटीन से भी नहीं बनती, केवल डीएनए से भी नहीं बनती। तो हिस्टोन प्रोटीन और साथ में डीएनए जब इसके चारों तरफ लिपट जाता है तो जो एक संरचना बनती है, उस संरचना को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आरएनए में डीएनए की तुलना में क्या अंतर है? डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है? यूरेसिल की उपस्थिति। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, सही बात है, बिल्कुल। डीऑक्सीराइबोज शर्करा आरएनए में नहीं होती है। डबल स्ट्रैंड आरएनए में नहीं होता है। आरएनए डीएनए से अधिक स्थिर भी नहीं होता है। आरएनए में आपका क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है, जो कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अर्थात फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है, वो कब होता है? देखो म्यूटेशन आपके एक तो होता है पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन, जिसके अंतर्गत आपका क्या होता है कि नाइट्रोजनी क्षारक होता है, एक सिंगल नाइट्रोजनी क्षारक वो बदलता है, तो उसे तो बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। और जब आपके डीएनए के अंतर्गत एक नाइट्रोजनी क्षारक या तो जुड़ जाए या हट जाए, बदल नहीं रहा, या तो जुड़ गया या फिर हट गया, तो पूरी की पूरी संरचना बदल जाती है, और इसे कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। तो ये बोल रहा है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कब होता है? एक बेस के बदलने पर, बदलने से नहीं होता भाई, बेस के या तो जुड़ने से और या फिर हटने से जो उत्परिवर्तन होता है उसे कहते हैं हम फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। डीएनए के बनने पर नहीं होता, आरएनए के बनने पर भी नहीं होता। बेस के जुड़ने या फिर हटने से जो उत्परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, और बदलने से जो उत्परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। तो यह था हमारा प्रश्न संख्या 17। इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 18, जिसमें बोल रहा है कि लेकोपेरोन जो होता है किस जीव में पाया जाता है? यह तो सिंपल सी बात है। लेकोपेरोन का मतलब होता है कि जो लेक्टोज है, लेक्टोज की जो उपापचयी क्रिया है उससे संबंधित है कि कब उसका जीन होगा वो सक्रिय होगा और कब होगा वो सक्रिय नहीं होगा। जब लेक्टोज की उपस्थिति होती है तो ये लेकोपेरोन आपका सक्रिय होता है और लेक्टोज का पाचन चालू हो जाता है, और अन्यथा क्या होता है कि वह जीन क्या होता है? बंद रहता है, वो काम नहीं करता। ये पूरा एक कंसेप्ट है। तो लेकोपेरोन सामान्य तौर पर जीवाणुओं में होता है। किसमें होता है? जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में। तो मानव में नहीं चलता है, ये बैक्टीरिया में चलता है, पौधे और फंगस में भी नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
19 कि एंटीकोडोन है वो कहां पाया जाता है। वैसे तो सिंपल सी बात है कि जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए में हमने देखा था कि 4 विशेष रूप से भुजाएं होती हैं, एक कोडोन भुजा, एक एंटीकोडोन भुजा, टी साइन सी भुजा, ऐसी 4 भुजाएं होती हैं, एक डीएचए भुजा। तो 4 भुजाओं में से एक भुजा होती है जो होती है एंटीकोडोन भुजा, और इस भुजा के ऊपर जो आपके नाइट्रोजनी क्षारकों का जो कोड होता है, यह उस एमिनो अम्ल वाले कोड के क्या होता है, विपरीत होता है। इसी कारण इसे बोलते हैं एंटीकोडोन। तो यह किस में होगा, टीआरएनए में पाया जाता है। और आज का इस सेशन का अंतिम प्रश्न जो है वो क्या है भाई, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, यदि डीएनए में कुल बेस 1000 हैं जिसमें से एडेनिन है वो 300 है, तो साइटोसिन कितने होंगे। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाला प्रश्न है, वैसे तो सिंपल सा है कि डीएनए है, इसमें कुल 1000 नाइट्रोजनी क्षारक है, नाइट्रोजनी क्षारक, जिसमें से एडेनिन है वो है 300। आप ध्यान से सुनना, ये डीएनए है, इसमें एक तो एडेनिन है, एक थाइमीन है, एक साइटोसिन है, एक ग्वानिन है। हमें पता है कि डीएनए के अंतर्गत एडेनिन होता है उतना ही क्या होता है, थाइमीन। जितना साइटोसिन होता है उतना ही क्या होता है, ग्वानिन। अगर आपका एडेनिन 300 है, 300 बेस है, तो थाइमीन भी कितने होंगे, 300। तो टोटल 600 तो ये हो गए, 600 हो गए कि नहीं हो गए भाई। 1000 में से 600 तो ये दोनों ही हैं, तो बाकी कितने रह गए, 400। अब 400 में से ये दोनों बराबर बराबर होंगे, जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानोसिन होगा। तो 400 को आधा कर दो, 200 ये हो जाएगा और 200 ये हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है, यदि डीएनए में कुल बेस 1000 हैं तो एडेनिन यदि 300 है तो आपका साइटोसिन कितना होगा, तो साइटोसिन होगा 200 बेस। ये कैसे निकाला हमने, क्योंकि डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन। जितना एडेनिन होता है उतना ही थाइमीन होता है। तो यदि एडेनिन 300 है तो थाइमीन भी 300 होंगे, तो टोटल हो गया 600। बाकी कितना बच गया 1000 में से, 400। अब हमें पता है कि इन 400 में से जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानोसिन होगा, तो 400 में से दोनों को बराबर बराबर बांट दो, 200 हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, 200। तो इस प्रकार से ये टोटल 20 आपके जो एमसीक्यू हैं ये आपके जेनेटिक्स अर्थात आनुवांशिकी वाले टॉपिक से संबंधित है। इन सभी प्रश्नों के अंतर्गत हमने सभी टॉपिकों को कवर करने की कोशिश की है। हालांकि जेनेटिक्स इतना बड़ा टॉपिक है कि उसमें से आप 200, 500, 1000 कितने ही एमसीक्यू बना सकते हैं, तो पूरे तो यहां पर नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हमने बताए हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यू हैं आपके समझ में आए होंगे ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट जरूर करें। साथ साथ में आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।